नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में किया था व्हाट इज एटम और हम लोगों ने पढ़े थे लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस और उसके बाद इन सारे लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए उस समय की सबसे अच्छी थ्योरी हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हम लोगों ने क्या देखा कि एटम की बहुत ज्यादा बात की गई। ठीक है, एटम के ऊपर ही सारा फोकस किया गया। तो सभी लोगों का मेन फोकस अब क्या हो गया था, एटम के बारे में लोग बहुत अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। डाल्टन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसमें उन्होंने कहा था कि एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का मास डिफरेंट होता है। ये जो प्रॉपर्टी एटम की थी, इस प्रॉपर्टी ने एक नई दिशा दी लोगों को, नई दिशा दी साइंटिस्ट लोगों को कि हमको आगे क्या खोजना है। अब उनका मेन फोकस हो गया एटॉमिक मास, कि एटम का मास क्या होता है और अगर डिफरेंट एटम्स का या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का मास डिफरेंट होता है तो वो मास क्या होता है। क्योंकि तब तक कोई ऐसी वेइंग स्केल नहीं थी जिससे हम लोग उस समय मास फाइंड कर पाते। ठीक है, अभी तक केवल थ्योरेटिकल पार्ट में था। तो लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसका मास डिफाइन करने की कोशिश की, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास बेसिकली है किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट के एटम का एक मास है, उसको हमने एटॉमिक मास कहा। एक्चुअली हम सभी लोग जानते हैं उस समय तक कोई भी एक ऐसी स्केल नहीं थी जिसपे हम लोग किसी भी एक इतने छोटे एटम का मास ले सकते हैं। क्योंकि हमने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एटम का साइज कितना होता है कि अगर हम 10⁻6 और 10⁻7 एटम्स को हम एक सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर दें, तब उसकी जो लेंथ है एक चींटी के बराबर हो पाएगी। तो आप समझिए जब कोई इतना छोटा पार्टिकल है तो उसका मास कैसे ले सकते थे। तब कोई ऐसी वेइंग स्केल नहीं थी। ठीक है, आज के टाइम में पर तब ऐसी नहीं थी। तो तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम कुछ एक ऐसी यूनिट बना लेते हैं जिससे हम कंपेयर कर लें। ठीक है, जैसे दो एटम्स हैं उनका हम कंपैरिजन में आइडिया लगा लें कि हाँ अगर इसका मास इतना है तो इसका है। तो उन्होंने कुछ एक कंपैरेटिव स्केल बनाने की कोशिश की। ठीक है, वो टाइम तब तक था कि जब तक साइंटिस्ट लोगों ने केमिकल रिएक्शन के लॉस पढ़ रखे थे और उनको आइडिया हो गया था कि कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अब एक एग्जांपल देखिए उनका किस तरीके से अप्रोच था, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने में। ठीक है, तो उन्होंने एक कंपाउंड देखा CO। ठीक है, इसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें क्या है, आप ये फार्मूला कैसे लिखे जाते हैं कंपाउंड्स के, ये भी अभी आप आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। बट अभी के लिए ये देखिए कि ये एक कार्बन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है जिसमें एक एटम कार्बन का है और एक एटम ऑक्सीजन का है। ठीक है, जब इन्होंने रिएक्शन करवाया तो इन्होंने फाइंड किया कि बाय मास 3 ग्राम ऑफ कार्बन इनको चाहिए था, कार्बन 3 ग्राम चाहिए था और ऑक्सीजन इनको चाहिए था 4 ग्राम। जब इन्होंने ये कंपाउंड का फॉर्मेशन किया तब इनको 3 ग्राम ऑक्सीजन जो कार्बन था ये पूरा रिएक्ट कर जा रहा था 4 ग्राम ऑक्सीजन से। उसके बाद एक कंपाउंड हमें 7 ग्राम नया कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO मिल रहा था। तो जब ये हुआ तो उन्होंने सोचा कि हाँ ये एक स्केल बन सकता है, इससे हम कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए इनकी अप्रोच क्या थी। उन्होंने कहा कि 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक है, तो 1 ग्राम कार्बन कितने से रिएक्ट करेगा, 1 ग्राम कार्बन करेगा 4/3 ग्राम ऑक्सीजन से। ये 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो 1 ग्राम कार्बन 4/3 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। अब इसी तरीके में यहाँ पर 2 ग्राम कार्बन हो तो 2 ग्राम कार्बन कितना करेगा, 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ग्राम ऑक्सीजन। अगर यहाँ पर 3 ग्राम कार्बन हो तो ये क्या करेगा, 4/3
मल्टीप्लाइड बाई 3 ग्राम ऑक्सीजन। इसी टाइप से अगर कुछ भी 100 ग्राम कार्बन होगा तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 100 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो ये कंपैरेटिव स्केल थी कंपेयर करने के लिए कि अगर 1 ग्राम कार्बन है तो 4/3 से कंपेयर कर रेट कर रहा है, 100 ग्राम है तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 100। मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन है वो 4/3 टाइम्स मोर 4/3 टाइम्स मोर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि 100 ग्राम कार्बन था और 100 में हमने जब 4/3 का जो मल्टीप्लाई किया उतने ग्राम ऑक्सीजन जो हमको मिली उससे रिएक्ट कर रहा है। तो क्या हुआ ये कि कार्बन रिएक्ट्स विथ 4/3 टाइम्स बाई मास, मतलब मास के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन। मतलब जो कार्बन रिएक्ट कर रहा था वो 4/3 टाइम्स ऑक्सीजन की उतनी अमाउंट से रिएक्ट कर रहा था। तो ये एक इनको पहला एक कंपैरिजन स्केल इन्होंने डिसाइड करने की कोशिश की। अब ऐसे देखिए कि अगर ये एक एटम कार्बन के मास को 1 यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट। ध्यान समझिए, एक एटम कार्बन और उसके मास को ये अगर 1 यूनिट बोल देते हैं, ठीक है, तो आप समझिए यहां पे 1 एटम था ऑक्सीजन कार्बन का और इसने कितना रिएक्ट किया, 1 एटम ही ऑक्सीजन का रिएक्ट किया, 1 एटम ऑक्सीजन का रिएक्ट किया, यानी एक एटम। और हमने इस एटम का मास मान लिया, एक एटम ऑफ कार्बन का मास मान लिया हमने 1 यूनिट, ठीक है। अब एक एटम ही ऑक्सीजन का था जो इससे रिएक्ट किया था, बट इसका मास कितना था, इसका मास था 4/3 टाइम्स मास ऑफ कार्बन। इस बात को ध्यान दीजिए कि एक एटम कार्बन का था और एक ही एटम ऑक्सीजन का था, इनका जो रिएक्शन हुआ था। बट हमने क्या देखा है कि जितना मास कार्बन का होता है रिएक्ट करने के लिए उससे 4/3 टाइम्स ज्यादा मास चाहिए ऑक्सीजन का, ठीक है। बट ये जब ये रिएक्ट करता है तो एक एटम ही रिएक्ट करता है। तो अगर कोई एक एटम का मास हमने 1 यूनिट मान लिया है कार्बन के, तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा एक एटम का, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 4/3 टाइम्स 1 यूनिट, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से 4/3 टाइम्स ऑक्सीजन का मास होता है जब रिएक्शन होता था। एक्सपेरिमेंटली ये हमने डिटेक्ट किया। तो अगर एक एटम के मास को हमने 1 यूनिट माना है तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा 4/3 टाइम्स ऑफ 1 यूनिट, यानी ये कितना हो गया 4/3 यूनिट। ऑक्सीजन का मास हमने निकाल लिया 4/3 यूनिट। बट साइंटिस्ट लोगों के सामने एक समस्या थी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.33 यूनिट, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों के सामने एक समस्या थी कि ये जो डेसिमल पॉइंट आ रहे थे, ये लोग ये नहीं चाहते थे कि हमें डेसिमल पॉइंट्स में इस टाइप से प्राप्त हो। जैसे मान लो अगर कोई थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लेक्स आ जाता 7/3 7/5, तो इनका क्या हो सकता है, कई बार ये इरेशनल भी मिल सकता था हमको, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं चाह रहे थे कि हमको कोई एक ऐसी यूनिट मिले जिससे हम कंपैरिजन करें तो वो हमको बहुत लंबे पॉइंट्स में हमको उसका मास कंपैरिजन में मिले। तो इसके लिए इन्होंने एक ऐसी यूनिट बनाने की कोशिश की जिससे हमें सारे एटम्स के जितने टाइप के एलिमेंट्स थे उनके एटम्स के जो मास मिले वो होल नंबर के रेशियो में मिले। जैसे ये रेशियो 4:3 है, ये होल नंबर नहीं है 4:3। अगर बाई चांस कुछ ऐसा हमको मिल जाता 4:2 मिल जाता, ठीक है, तो ये हमें होल नंबर में मिल जाता, ठीक है, या 16/4 मिल जाता तो ये हमको 4 मिल जाता। तो ये कुछ ऐसा सर्च करना चाह रहे थे कि जिससे हम कोई ऐसी यूनिट डिफाइन कर लें जिससे हमें जो इनके मास है वो एक हमको होल नंबर में मिल जाए, ठीक है। अब होल नंबर्स में हम कैसे करते हैं रेशियो को, इसमें थोड़ा सा समझने की बात है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक वाटरमेलन है,
इसका आपने वेट डिफाइन किया 1 यूनिट, इसका आपने वेट डिफाइन किया 1 यूनिट। ध्यान से समझिए इस बात को। अब आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक वाटरमेलन था, ठीक है ना। अब इसके बाद आपके पास कोई एक दूसरा फल है, आप मैंगो ले सकते हैं। चलिए ये कोई आपके पास एक, आर्ट मेरी अच्छी नहीं है, बट ये आपके पास कोई एक मैंगो है, ठीक है, ये आपके पास मैंगो है। अब आपको इस यूनिट से इसका मास कंपेयर करके बताना था कि इसका मास कितना है, ठीक है। ये असली प्रॉब्लम थी कि हमने किसी भी एक एटम का, अगर हम उसको कंपेयर करने के लिए बेस मान लेते हैं, उसके मास को हम 1 यूनिट मान लेते हैं, किसी भी एक एलिमेंट के मास को 1 यूनिट मान लेते हैं, तो अगर कोई उससे छोटा, ठीक है ना, उससे कोई अगर एक छोटा आपको एलिमेंट मिल रहा है, एटम मिल रहा है जिसका मास इससे कम है, मान लीजिए कि जो वाटरमेलन है इससे इसका जो मास है ये 1/3 है, 1/3, ठीक है, 1/3 है। अगर 3 मैंगोज रखते हैं तो इक्वल हो जाता है एक वाटरमेलन के। तो आप बताइए कि इसका मास कितना होगा, तो इसका मास हो जाएगा 1/3 यूनिट। अगर इसको हम केजी बोलना चाहें, यूनिट वाली केजी हो सकती है, अगर किलोग्राम, तो ये 1 किलोग्राम है, तो ये 1/3 किलोग्राम है। बट आप समझिए हमको क्या चाहिए था, हमको होल नंबर्स में चाहिए था, तो हम कोई ऐसा मेथड ढूंढ रहे थे कि हमको ये होल नंबर मिल जाए। अब आप आगे सोचिए कि अगर हमें कोई एक ऐसा दूसरा वाटरमेलन है, हमारे पास थोड़ा इससे बड़ा है, ठीक है, इससे थोड़ा बड़ा वाटरमेलन है, और ये है हमारा, आप आगे समझ लीजिए, इससे 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना है इससे, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 1.5 यूनिट, ठीक है, इसका मास इससे 1.5 गुना है। तो ये अभी भी हमको होल नंबर में, अब इनको अगर हमें डिफाइन करना है कि हम इनको होल नंबर में मास लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मेथड सोचिए क्या कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने इस वाटरमेलन का मास डिफाइन किया है, इसके मास को डिफाइन करने का मेथड बदल दें, ठीक है, इसके मास को हम ऐसे नहीं डिफाइन करें। आप ऐसे करिए कि इस वाटरमेलन के, जो इस वाटरमेलन को आपने 1 यूनिट डिफाइन किया था, इसको ऐसे ना करके इसके आप 12 पार्ट्स कर लीजिए, 12 या 15, मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं, बट मैं आपको एज ए एग्जांपल 12 ले रहा हूं। अभी कितने पार्ट हुए, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलिए ये हमने 12 इक्वल पार्ट्स कर लिए, ठीक है, 12 इक्वल पार्ट्स हमने कर लिए इसके। अब आप क्या करिए, आप इस 1 पार्ट को 1 यूनिट दे दीजिए, इसका डिफाइन करिए, इसको क्या करिए 1 यूनिट डिफाइन कर लीजिए। तो 12 पार्ट्स हैं, तो अब इस पूरे वाटरमेलन का क्या हो जाएगा मास, इसका पूरे का मास हो जाएगा 12 यूनिट। ये बात समझ आई। हमने क्या किया, इसके 12 इक्वल पार्ट्स किए, और अब एक पार्ट को हमने डिफाइन कर दिया 1 यूनिट, और ये इसका मास कितना हो गया 12 यूनिट। अब आप ध्यान से समझिए, इसका मास था 1/3 मास ऑफ दिस वाटरमेलन, पूरे वाटरमेलन के मास का इसका मास था 1/3 यूनिट, 1/3 टाइम्स। अब देखिए, जब हमने इसके एक पार्ट को डिफाइन कर दिया 1 यूनिट, तब इस वाटरमेलन का पूरे का मास हो गया 12 यूनिट। और अगर मैं इसका 1/3 करना हो तो हम क्या करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 12 यूनिट्स, और ये क्या हो जाएगा 4 यूनिट। मतलब क्या होगा कि अगर हमने इसके स्केल को थोड़ा छोटा कर दिया, जिस हमने इसको 12 पार्ट्स करके एक पार्ट को 1 यूनिट का नाम दे दिया, तो हम इस छोटे वाले मैंगो का भी जो हमने मास डिफाइन कर दिया, ये भी 4 यूनिट हमको होल नंबर मिल गया। जो पहले कि हमें 1/3 यूनिट मिल रहा था, अब हमने थोड़ी स्केल को चेंज करके इसको क्या कर लिया 4 यूनिट कर लिया। ऐसे ही इसका मास क्या था, इस वाले वाटरमेलन के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स था, तो हम इसको क्या करेंगे 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 12 यूनिट, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 18 यूनिट, ठीक है। तो अब हमें ये भी होल नंबर में मिल गया। तो हमने क्या किया कि अपनी स्केल को थोड़ा रिड्यूस किया, किसी भी एक एटम को हमने, किसी भी एक बड़े एटम को हमने 1 यूनिट नहीं माना, उसके एक पार्ट को हमने क्या किया 1 यूनिट मान लिया। अब इसको हम समझते हैं कि हमने केमिस्ट्री में क्या किया, अपने एटम्स में क्या किया। एटम्स में पहले साइंटिस्ट ने क्या किया,
ऑक्सीजन एटम लिया, ऑक्सीजन एटम, ठीक है, इसको क्या किया, इसके 1/16 पार्ट किया, 1/16 पार्ट किया, 1/16 पार्ट, और इस पार्ट को डिफाइन कर दिया अपने अकॉर्डिंग 1 यूनिट। ध्यान से समझिए, ये साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया है कि 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब 1/16 पार्ट का जो मास था उसके पार्ट को हमने 1 यूनिट डिफाइन कर दिया। ठीक, अब आप समझिए कि अब ऑक्सीजन का पूरे का मास कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम का 1/16 पार्ट का था 1 यूनिट, तो पूरे का कितना हो जाएगा 16 यूनिट। हमने 16 पार्ट किए, एक पार्ट का हमने मास डिफाइन किया 1 यूनिट, तो सारे पार्ट थे 16, इसलिए पूरे ऑक्सीजन एटम का मास हो गया 16 यूनिट। अब आप समझिए, अब हमने कंपेयर करना क्या शुरू किया, कंपेयर करना शुरू किया 1/16 से। ठीक है, अगर कोई भी एटम ऐसा हमको मिला जिसका मास था, ठीक है, 5/16 टाइम्स, इतना 5/16 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना, इतना था, तो इसको क्या कर सकते हैं 5 × 16, और इसको क्या बोल सकते हैं 5 यूनिट, क्योंकि 1/16 को हम 1 यूनिट बोलते हैं, तो ये क्या हो गया 5 यूनिट हो गया। इस तरीके से हमने एक ऐसी स्केल बना ली, ऑक्सीजन से कंपेयर किया, अगर उसका 5/16 टाइम्स है तो क्या हो गया वो 5 यूनिट हो गया, अगर वो 7/16 टाइम्स है तो वो 7 यूनिट हो गया, अगर 27/16 टाइम्स भी है उसका मास, ठीक है, 27/16 टाइम्स है ऑक्सीजन के मास से, तो ये क्या हो जाएगा 27/1/16, और ये क्या हो जाएगा 27 यूनिट। तो इस तरीके से हमने इसको स्केल को डिफाइन किया। साइंटिस्ट लोगों ने जब इसका ये स्केल डिफाइन की थी तब इसको बोला था यूनिट को 1 एटॉमिक मास यूनिट। जैसे हम मास की यूनिट केजी रखते हैं, इसलिए इन्होंने इसकी यूनिट क्या रखी एटॉमिक मास यूनिट, इसका नाम रखा एटॉमिक मास यूनिट। बट हमने आपको बताया था कि IUPAC अब नेमिंग करती है सारी चीजों की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड साइंस, तो उसने IUPAC ने इसका नाम चेंज करके रख दिया 1U, मतलब U का मतलब यूनिफाइड मास। ठीक है, कुछ समय बाद क्या हुआ, अब ये देखिए कि ऑक्सीजन से हमने क्यों डिफाइन किया इसको। एक बात आती है कि ऑक्सीजन का ही हमने 1/16 पार्ट क्यों डिफाइन किया। कोई हम बहुत सा हल्का सा पार्ट ले लेते, कोई बहुत हल्का सा एटम ले लेते जिसका हम 1 यूनिट डिफाइन कर देते, और फिर हम ये फाइंड करते रहते कि कौन इससे 2 गुना है, कौन इससे 4 गुना है, कौन इससे 5 गुना है। हमने कोई बहुत हल्का एटम डिफाइन कर लिया, उसके बाद हमने देखा कि इससे 5 टाइम्स हैवियर है, तो हल्के वाले का अगर मास है 1 यूनिट तो भारी वाले का हो जाएगा 5 यूनिट। हम ऐसा भी कर सकते थे। बट देखिए, हमें कंपेयर करने के लिए क्या चाहिए था, कंपेयर करने के लिए हमको कोई कंपाउंड फॉर्मेशन चाहिए था। जैसे ये CO का फॉर्मेशन हुआ, तब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि C का एक एटम था और O का एक एटम था। ठीक है, इससे ही हमको आइडिया लगा कि एक एटम का मास अगर इसके 3 ग्राम है तो इसका एक एटम का मास क्या होगा 4 ग्राम होगा। अगर इसके एक 3 यूनिट है तो इसका 4 यूनिट होगा, क्योंकि जब मास हमने वेट किया तो क्या हुआ, इसका 3 ग्राम से आ रहा था, इसका 4 ग्राम से आ रहा था। तो इसके लिए हमें एक ऐसा कंपाउंड चाहिए था जो हमें ये आइडिया दे सके कि जब ये कंपाउंड फॉर्म हुआ है तो बाय मास इसमें उनका क्या रेशियो है। ठीक है, इसीलिए हमने ऑक्सीजन को लिया। ऑक्सीजन एक ऐसा एटम है जो बहुत सारे एलिमेंट से रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाता है। लगभग बहुत सारे रेंज है, बहुत सारे एलिमेंट से रिएक्ट करके जब ये कंपाउंड बनाता है तो हमें कंपैरिजन करने में बड़ी इजीनेस फील होती है। कुछ समय बाद साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इस स्केल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और चेंज किया। क्या किया, अब इन्होंने डिफाइन कर दिया, अब लिया इन्होंने कार्बन एटम एज ए बेस, कार्बन एटम एज बेस। ठीक है, और क्या किया 1/12 मास ऑफ
ए कार्बन एटम इज डिफाइंड एज वन यूनिट, वन यूनिफाइड मास, वन यूनिट। यानी एक कार्बन एटम लिया और उसके मास से कंपेयर, उसके मास का 1/12 पार्ट, कार्बन के एटम के मास का 1/12, उसको हमने डिफाइन क्या किया, वन यूनिट। अब हम कंपेयर कर रहे थे, कार्बन एटम से करने लगे, कार्बन एटम से आज भी यही कंटिन्यू है कि हम कार्बन एटम से कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई कार्बन एटम का 1/5/12 पार्ट है तो इसका क्या हो गया मास, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/12 और ये हो गया 5 यूनिट। तो अब इस तरीके से कंपैरिजन इस समय चल रहा है। इसका भी सेम रीजन है, सेम लॉजिक है कि कार्बन जो है बहुत सारे एलिमेंट से रिएक्शन करता है और ये हमें ऑक्सीजन स्केल से भी बेटर स्केल प्रोवाइड करता है। तो अब हम एक यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट या एक यूनिट क्या बोलते हैं, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम इज डिफाइंड एज वन यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने कंपेयर करके कई सारे एलिमेंट्स के मास निकाले हैं, तो इनको कुछ को आप याद कर लेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट, ठीक है। ये 1/12 का जो इसका कार्बन एटम का 1/12 है उसी के बराबर इसका मास है। हीलियम, हीलियम का है 2 यूनिट, ठीक है। ऐसे कार्बन 12 यूनिट, ऑक्सीजन 16 यूनिट और सोडियम, सोडियम का है 23 यूनिट। क्लोरीन, क्लोरीन का 35.5 यूनिट, ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम 40 यूनिट, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि किस तरीके से कंपेयर करने पे हमने किस तरीके से इनका यूनिट वाइज मास आइडेंटिफाई कर दिया है। अब तो ये ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अभी उस समय, जिस समय ये मास लिखा जा रहा था 1 यूनिट, कोई भी इनका एग्जैक्ट मास केजी में नहीं है, ना ही केजी में है ना ही ग्राम्स में है, बट ये कंपैरिजन का स्केल है कि अगर हम इसको 1 यूनिट बोलते हैं, अगर हम इसको 1 यूनिट बोलते हैं, कार्बन के एटम के मास के 1/12 पार्ट को 1 यूनिट बोलते हैं, तो ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट है, तो सोडियम का मास 23 यूनिट है। वो कोई केजी या ग्राम में मास नहीं है, और केजी और ग्राम में अब मास आ गया है, तो अब 1 यूनिट की वैल्यू भी हम अलग से पढ़ते हैं। तो हमको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि 1 यूनिट क्या थी, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया पूरा एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास यूनिट का, और एटम के बारे में ऑलमोस्ट सारा डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे डिस्कशन का नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ डू these atoms exist। जब एटम की सारी बातें हो गई, सारा डिस्कशन हो गया, एटॉमिक मास के बारे में जानकारी मिल गई, तो साइंटिस्ट लोगों का मेन फोकस था कि ये एक एटम जो है वो किस तरीके से मैटर में एग्जिस्ट करता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बाद पता चला कि जो ये एटम है ये अपना इंडिपेंडेंट कोई भी फॉर्म या कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रखता है, यानी कोई भी एक एटम इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक एटम है तो वो या तो कोई ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है, और उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है, या तो मॉलिक्यूल जैसा कोई ग्रुप फॉर्म करेगा या आयंस फॉर्म करेगा। यानी कोई भी एक एटम इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है, वो उसको फॉर्म करने के लिए, अगर उसको मैटर में एग्जिस्ट करने के लिए मॉलिक्यूल जैसी एक ग्रुपिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब हम लोग ध्यान से देखते हैं कि अगर एटम्स मॉलिक्यूल जैसी ग्रुपिंग करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स हैं क्या। ध्यान से देखिए, अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, जो हमारे चैप्टर का नाम था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हमने एटम्स पढ़ लिया, अब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है। बेसिकली मॉलिक्यूल क्या है, ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स which can exist independently
independently. This is called as smallest independent entity. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स एक ऐसा ग्रुप है एटम्स का जो एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी मैटर से कुछ भी छोटा से छोटा पार्ट उठाएं तो वो आपको एटम्स के फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो आपको मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलेगा, और वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ग्रुप ऑफ एटम्स होगा। ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, उन्हीं के रूप में आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ए मॉलिक्यूल consists all the property of that matter. मॉलिक्यूल्स ही हैं जो उस मैटर की, एक मॉलिक्यूल उस मैटर की सारी प्रॉपर्टीज को कंसिस्ट करता है, यानी उस मॉलिक्यूल के पास उस मैटर की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसा एटम के साथ होना जरूरी नहीं है। ठीक है, कि अगर किसी मैटर में कोई एक एटम है तो जरूरी नहीं है वो एटम उसके सारे प्रॉपर्टीज को ही शो करे, बट मॉलिक्यूल एक ऐसा ग्रुप है कि अगर आप एक मॉलिक्यूल को पिक करेंगे तो वो मॉलिक्यूल उस मैटर की, उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। अभी आप देखेंगे कि एटम्स क्यों नहीं शो करते हैं और मॉलिक्यूल्स कैसे शो करते हैं। ठीक है, हम जाते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल किस टाइप के होते हैं? तो मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और दूसरा होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। देखिए, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की तब तक खोज हो चुकी थी, डिस्कवरी हो चुकी थी, और इनका काफी डिस्कशन भी उस टाइम होता रहता था। तो मॉलिक्यूल्स हमारे दो टाइप के होते हैं, यानी अगर एलिमेंट है, अगर कोई एक एलिमेंट है तो उसके मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और अगर कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब एलिमेंट का कंपाउंड कैसा होता है, एलिमेंट का मॉलिक्यूल कैसा होता है? जैसे एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस हमारी एक एलिमेंट है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है इसमें दो ऑक्सीजन एटम होते हैं और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं O2, यानी ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं इस मॉलिक्यूल में। अगर ये O2 का ही लिखा है तो हम इससे क्या आइडिया लगाएंगे, हम इससे रिजल्ट निकालेंगे कि O2 का ये एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं। अब डिफरेंस क्या हुआ, स्पेशलिटी क्या है? अगर कोई एलिमेंट का मॉलिक्यूल है तो उसमें क्या होगा, एक ही टाइप के एटम्स होंगे, यानी इसमें दोनों एटम्स ऑक्सीजन के ही हैं, यानी सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं, सेम टाइप के एटम्स हैं। ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन का भी फॉर्मूला है Cl2। ठीक है, तो ये भी एक एलिमेंट है और इसमें भी ये Cl2 अगर लिखा है तो ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, जिस मॉलिक्यूल में क्लोरीन के दो एटम्स हैं। ये दो जो है इसको क्या बोलते हैं, एटम। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस भी एक एलिमेंट है, फास्फोरस का फॉर्मूला होता है P4, ऐसे लिखते हैं इसको। इसका क्या मतलब हुआ कि फास्फोरस का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें फास्फोरस के 4 एटम्स हैं। ठीक है, अब जो ये नंबर है 2 4 2 2 2 4, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हमसे कोई पूछे एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें 2 एटम्स हैं, इसमें भी 2 एटम्स हैं और इसमें 4 एटम्स हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हुई 2, इसकी एटॉमिसिटी 2, इसकी एटॉमिसिटी 4। समझ गए? किसी नंबर ऑफ एटम्स इन एनी मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे मेटल्स हैं,
मेटल्स में हमारी एलिमेंट्स होती हैं, आयरन हो गया, ठीक है, कॉपर है। इनमें क्या होता है, इनमें जो एटम्स होते हैं ये कुछ ऐसे नहीं फॉर्म होते हैं, जो एटम्स के मॉलिक्यूल्स हैं ये O2 Cl2 P4 इस टाइप से नहीं होते हैं फॉर्म। इसमें क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते हैं जिनमें कोई 2, 4 या 6 एटम्स हो। इनमें क्या होता है, ये ऐसे ग्रुप फॉर्म करते हैं जिनमें लार्ज नंबर इनडिफिनिट अमाउंट एटम्स होते हैं। ये इस टाइप के ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो आप मेटल्स के बारे में कि इनकी किस प्रकार की ग्रुपिंग होती है और किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स इनमें एग्जिस्ट करते हैं, या इनका एग्जिस्टेंस का, इसमें एटम्स के एग्जिस्टेंस का क्या नेचर है, इसके बारे में आप हायर क्लासेस में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो बेसिक क्या है अभी के लिए कि जो नॉर्मली जो एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल फॉर्म करके इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, और जिस मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं उसको हम उसकी एटॉमिसिटी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। कंपाउंड में मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होते हैं। कंपाउंड जैसे हम लोगों ने सुन रखा है H2O हमारा वाटर, ठीक है, NaCl होता है हमारा कॉमन साल्ट, ठीक है, और जैसे हमारा NaCl हो गया, ठीक है, ये तो हमारे कंपाउंड है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड्स के। कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है, इसमें जो एटम्स थे वो एक ही टाइप के थे, O के 2 O2, Cl के 2 तो Cl2, P के 4 तो P4। इसमें क्या है, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के तो H2, एक ऑक्सीजन का एटम, ठीक है, तो ये क्या हो गया H2O। इसमें एक Na यानी सोडियम का, एक क्लोरीन का, तो ये हो गया NaCl। इसमें एक कार्बन का, एक ऑक्सीजन का, इसमें एक कार्बन का, 2 ऑक्सीजन के। तो कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, इनमें 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ एटम्स मिले हुए होते हैं। अब मैंने आपको पहले बोला था कि एक जो एटम है वो जरूरी नहीं है कि वो सारी प्रॉपर्टीज उस मैटर की शो करे। जैसे आप ध्यान से समझिए H2O क्या है, H2O हमारा वाटर है। तो वाटर क्या होता है, वाटर आप जानते हैं लिक्विड की फॉर्म में होता है, बट इसमें एक एटम क्या है, ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटम है, ये आप जानते हैं, इसमें हाइड्रोजन का भी एटम है और ऑक्सीजन का भी एटम है। बट हाइड्रोजन का एटम अगर आप देखें, हाइड्रोजन का एटम वाटर की कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ना ही ऑक्सीजन का कोई एटम वाटर की प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो जो मॉलिक्यूल जब फॉर्म हो जाता है, अगर आप एक मॉलिक्यूल H2O का ले लें तो H2O का जो मॉलिक्यूल है वो आपको वाटर की ही प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं तो उनमें जो एलिमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपना नेचर छोड़ देते हैं, उनका उसमें नेचर नहीं शो होता है, और जो कंपाउंड फॉर्म हो जाता है उसी का नेचर शो होता है। तो जब आप किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल देख रहे हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स के एटम है उनका नेचर नहीं शो होगा, और जो मॉलिक्यूल फाइनली फॉर्म हुआ है उन्हीं का नेचर शो होगा। तो ये बात हो गई टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब एक मेथड और है कि जिसमें एटम्स फॉर्म हो सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं आयंस, ठीक है। अब आयंस देख लेते हैं हम लोग, आयंस क्या होते हैं। आयंस के बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि आयंस क्या होते हैं। आयंस होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, हम पार्टिकल अभी बोल रहे हैं। ये चार्ज एटम्स भी हो सकते हैं, चार्ज मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब चार्ज कैसे होते हैं तो ये बात हम आपको थोड़ा सा भी बता दे रहे हैं। जैसे कोई एक ये O2 एक कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, या आप H2O ले लीजिए, ये कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें अगर आप जानते हैं, अगर थोड़ा सी जानकारी हम सभी लोगों को होगी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन को हम चाहते ये बोलते हैं ये माइनस चार्ज होता है। अभी हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, और फिर भी हम बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है। अगर किसी मेथड से या किसी कारण से, किसी भी रीजन से इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया,
O2 के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, ठीक है, तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज। और इन्हीं को हम निगेटिवली चार्ज एंटिटीज जो होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं आयंस। और अगर वो निगेटिव चार्ज है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनायंस। क्या बोलते हैं? एनायंस। और अगर किसी कारण से इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसका मतलब निगेटिव चार्ज निकल गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज को हम लोग बोलते हैं कैटायन, ठीक है, कैटायंस। एक्चुअली ये कैटायन है, तो ये कैटायन है और ये एनायन। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, एटम्स और पार्टिकल्स कुछ भी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनायंस, ठीक है। और अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो कैटायन बोलेंगे। तो ये हमारे डिस्कशन हुआ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम केमिकल फॉर्मूलेज लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट की भी हम स्टडी करेंगे।